हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैग्नेट ब्रेन्स। और मैग्नेट ब्रेन्स में आ चुकी हैं आपकी हिंदी एजुकेटर मैम रूपाली मैम। तो रूपाली मैम ने जैसा कि आपको जो लास्ट वीडियो आपने देखा था वो था हमारा कौन सा, गंगा बुक का ओवरव्यू। हिंदी की नई बुक हमारी गंगा है, उसका ओवरव्यू देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, हमारे लास्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे कितने सारे चैप्टर, करीबन 12 चैप्टर है और हर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर जैसे कि हमने बताया था वो था हमारा दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये कहानी डायरेक्ट तो दो बैलों की कहानी है, लेकिन इनडायरेक्ट ये एक स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ इशारा करती है कि कितना संघर्ष किया उन्होंने, है कि नहीं। तो चलिए, जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम आज इसका पूरा का पूरा चैप्टर समझने वाले हैं। अब चूंकि चैप्टर लंबा है तो इसे हमने करीबन 2 पार्ट में कर दिया। तो आज हम पार्ट 1 समझेंगे और फिर इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम पार्ट 2 समझेंगे। तो सबसे पहले आज है क्लास 9 की हिंदी की नई बुक है हमारी गंगा, और ये है दो बैलों की कथा। पार्ट 1 है गद्य खंड का। इसमें जो हम आज समझेंगे, सबसे पहले देखिए हम लेखक परिचय देखेंगे और पूरा पाठ, ठीक है, पूरा तो नहीं, आधा पार्ट तो हम आज समझ ही लेंगे कि क्या है पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले लेखक हमने आपको बताया मुंशी प्रेमचंद जी। हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ राइटर को आपको नाम नहीं जानना है, उनकी पिक्चर समझिए। देखिए ये पिक्चर है। अब अगर हम इनके बारे में समझें तो ये स्वतंत्रता से पहले के कवि रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता कब हुई? 1947 में। तो अब ये रहे कब, इनका जन्म हुआ 1980 में। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अत्याचार इन सबको देखा। अब जो भी लेखक होता है उसके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा होता है वो उसकी रचनाओं में जरूर परिलक्षित होता है, यानी कि झलकता है, दिखता है। तो इनकी कहानियां आप चाहे जो भी उठा लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम का, अंग्रेजों का, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झलक आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय समझ लेते हैं। क्या दिया है? प्रेमचंद जी का जन्म 1980 में लहमी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब ध्यान रखिए, अब लेखक परिचय में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको चीजें दो याद रखनी होती हैं। पहली तो ये, अभी आगे हम उस चीज को अंडरलाइन करते जाएंगे कि आपको याद क्या क्या रखना है। फिर आते हैं, उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। अब ध्यान रखिए, हम लोग इनको जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इनका असली नाम क्या था? धनपत राय, ठीक है। जो इनके माता पिताजी ने इनका नाम रखा वो था धनपत राय। अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के टाइम ये लेखन करते थे, तो बहुत ज़्यादा आप अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं लिख सकते। तो इस बहुत सारी कंडीशन के चलते इन्होंने दो नामों से लिखना शुरू किया। जब भी ये हिंदी में लेखन करते थे तो ये मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखते थे, लेकिन जब ये उर्दू में लेखन करते थे तो क्या करते थे? ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो कभी भी उर्दू में आपको नवाब राय का नाम पता चले तो ध्यान रखना कि ये मुंशी प्रेमचंद जी थे। एक्चुअल नाम धनपत राय, हिंदी में लेखन जब करते थे तो मुंशी प्रेमचंद जी, उर्दू में लेखन करते थे तो नवाब राय के नाम से, ठीक। अब उस समय उन्होंने सरकारी नौकरी उनको मिल गई थी। अब सरकार उस समय कौन? अंग्रेज। तो वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूरी तरीके से अपने आप को लेखन में समर्पित कर दिया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। अब ध्यान रखिए, इन्हें महान कथाकार माना जाता है, ठीक है ना। इनकी कहानी, उन्होंने बहुत कहानियां लिखी, तो इनकी कहानियां जो हैं वो मानसरोवर नाम से संकलित की गई हैं और उसके 8 पार्ट्स निकले। कितने? 8 भाग निकले हैं। अब इनमें जो कहानियां मेन हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रिय हुई, उनमें है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। उनके प्रमुख उपन्यास हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। एज ए एडिटर उन्होंने वहाँ पर काम किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा, जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि वह गांव में रहे तो उस सारी चीज़ों को उन्होंने कहीं ना जिया और वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कहानियों में लिखी भी। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा। अब ज़्यादातर कहानियाँ इन विषयों पर उन्होंने लिखी हैं।
अब यहाँ पर आ जाते हैं हम आगे। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। जैसे इस कहानी में हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 बैलों के ऊपर उन्होंने पूरी कहानी लिख दी है, ठीक है। उनकी भाषा सरल, जीवंत और मुहावरेदार है। तो ये इनकी कहानी लेखन का सबसे जो है वो दमदार पुट रहता है, और वो है मुहावरे। याद रखिएगा, आप लोगों के व्याकरण में मुहावरे भी हैं, और वो मुहावरे जो आएंगे वो आपके चैप्टर से रिलेटेड ही रहेंगे, याद रखिएगा। तो बहुत इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि उनकी कहानियों यानी कि प्रेमचंद की कहानियों में मुहावरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जन्म हुआ 1880 में और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। तो जो 3 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है वो है उनका जन्म तिथि, मरण तिथि, जन्म स्थान। ये 3 चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपको याद रखना है इनकी कुछ फेमस रचनाएं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेखक परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। कहानी हमारी क्या है? 2 बैलों की कथा। अब जाहिर सी नाम से पता है कि 2 बैलों की कथा। यहाँ पर 2 बैल हैं, वो है हीरा और मोती, ठीक है। चलिए देखते हैं कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो ये करीबन 5 पार्ट में बटी हुई कहानी है। 5 अलग अलग जो हैं इनमें दृश्य हैं उनको दिखाया गया है। तो आज के पार्ट में हम सिर्फ 2 दृश्यों को देखेंगे, ठीक है, और बचे हुए 3 दृश्य यानी कि 3, 4, 5 हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को ओ पर दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम गधा कहते हैं। कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। तो अब आप इसको ऐसा समझिए कि हम अगर किसी को बेवकूफ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 1 नंबर का गधा है। तो गधे का मतलब बेवकूफ़ नहीं है। हमने उसको गधा जो है वो किस लिए? वो अपने सीधेपन और सहिष्णुता, उसको जो दे दो वो खा लेगा, उसको जो बोल दो वो चुपचाप रहता है, मगर आप उसको कभी भी एग्रेसिव होते नहीं देखोगे, बहुत रेयर आप उसको देखोगे। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि गाय को अगर हम देखें, गाय को हम सीधा मानते हैं, अगर किसी को सीधा कहना हो तो हम बोलते हैं गाय है, लेकिन गाय देखिए सींग मारती है। और अगर ब्याई हुई गाय मतलब कि अगर किसी से गाय ने बच्चा अभी तुरंत ही जन्मा है तो वो एक सिंघनी के रूप में, यानी कि उसके बच्चे के आसपास कोई नहीं आ सकता, वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। जाहिर सी बात है, हमने कभी नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, यानी कि वो कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं आप उसको देखोगे, जो दे दो वो उसको खाता है। बरसात में कुलेल करने का मतलब है कि थोड़ा मस्ती में आ जाता है, तो उसे आप थोड़ा सा कूदते फानते देखोगे। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, यानी कि हर स्थिति में समान रहता है, चाहे कुछ भी कर लो। अब ये स्थिति कब होती है? जो ऋषि मुनि होते हैं, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी परिस्थिति हो, उनका भाव समान रूप से रहता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बताई, ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। यानी कि ऋषि मुनियों के अंदर जितने गुण माने जाते हैं, अगर हम ये देखें तो आप क्या देखेंगे कि गधे के अंदर ये सारे गुण कहीं ना कहीं वो एकदम चरम पर हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया, मतलब अच्छे गुणों को इतना अनादर नहीं देखा गया कि गधे के अंदर इतने गुण होते हुए भी हम उसे एकदम बेवकूफ, परले दर्जे का बेवकूफ समझते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब देखिए, इस समय तो दुर्दशा नहीं हो रही, लेकिन जब ये लिखी गई तो उस समय क्या था? अफ्रीका में जो है भारतीयों को बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था, नौकरों से भी बदतर जिंदगी थी उनकी, है कि नहीं? क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? अमेरिका में घुसने तक नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। अब देखिए, भारतीयों के साथ अफ्रीका में बुरा व्यवहार हो रहा है, अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाता, बाकी कंट्रीज में कोई ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी भारतीयों के लिए, लेकिन
क्यों? अगर आप भारतीयों को देखोगे तो बहुत सीधे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, जो मिलता है चुपचाप लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? आज की बात से उसको कंपेयर मत करना। ये कहानी जब लिखी गई तब की हम बात कर रहे हैं, और ये बात कब थी आप समझ लो 1900 के आसपास में, ठीक है, 1900 में उनका जन्म हुआ। तो अगर उन्होंने 15-16 साल की उम्र में लिखना शुरू भी कर दिया था तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 1900 के आसपास उन्होंने ये कहानी लिखी होगी। और उस समय भारत जो है वो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, और भारतीयों की कंडीशन जो है वो, चूँकि वो उससे पहले मुगलों के भी मुगल रहे, सब रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो भारत की कंडीशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उसके चलते, ये सारी चीज़ों के चलते जो बाहर के देश थे वो भारतीयों को अपने यहाँ नहीं आने देते थे। उनका समझना था कि भाई भारतीय अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर भारतीयों की क्वालिटी देखो तो वो बहुत अच्छे हैं, चुप रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, जो मिलता है उसमें सेटिस्फाई रहते हैं, सारी चीज़ें, सब मेहनत से काम करते हैं, काम चोरी नहीं करते, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद सारे देशों में उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। अब क्या है यहाँ पर, अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लग जाते। तो कहने का मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधापन कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ़ साबित कर देता है। सीधे रहिए, लेकिन अगर कहीं आपकी आत्मसम्मान पे बात आती है तो आपको भी एग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते तो वो सभ्य कहलाते जैसे बाकी लोग हैं। जापान की मिसाल सामने है। भाई जापान को अगर परेशान किया गया तो उसने पलटकर जवाब दिया, तो वो सही था। लेकिन भारत चूंकि पलट के जवाब नहीं दे रहा था, वो चुपचाप सह रहा था, इसलिए उसके नागरिकों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था हर जगह। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के गण्य बना दिया, ठीक है ना। जापान ने जहां विजय प्राप्त करी तो क्या हुआ था, सब में वो ऊपर हो गया। वो तो बात की बात है कि उसके बाद जो है वहां पर परमाणु विस्फोट किए गए। उस समय जब ये कहानी लिखी गई तब तक तो जापान बहुत अच्छा था। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल, ठीक है। तो सीधेपन की अगर हम बात करें तो गधे से भी सिमिलर थोड़ा सा सीधा जो है वो हम किसको मानते हैं, बैल को मानते हैं, इसीलिए गधे का भाई बैल कहा गया है। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ भी प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी को बोलेंगे ना कि अगर किसी के पास अकल नहीं, तुम बोलते हैं क्या तुम बैल बुद्धि हो, ऐसा बोला जाता है ना, तो या कि तुम बछिया के ताऊ हो। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर हम किसी को बेवकूफ़ बोलना चाहते हैं तो कभी कभी गधा ना बोलकर हम उसे बैल भी कह देते हैं, या बछिया का ताऊ भी बोल देते हैं। तो यानी कि हम बेवकूफ़ में अगर किसी को उपाधि देना चाहें तो बैल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो समझ में आया ना कि वो गधे की तरह नहीं है, गधा चुपचाप सह लेता है, लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी उग्र हो जाता है, पलट कर जवाब भी देता है, सींग भी मारता है कि नहीं, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है, यानी कि गधा सीधेपन में सबसे ऊपर, उसके बाद हम अगर किसी की बात करें तो वो बैल हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया प्रेमचंद जी ने कि सीधेपन को लेकर बात करी उन्होंने। अभी जितना हमने पढ़ा वो उन्होंने बात करी सीधेपन को लेकर। अब सीधेपन की अगर करें तो उनमें उन्होंने गधे का नाम लिया, बैल का नाम लिया। अब चूंकि ये पूरी कहानी बैलों पर थी तो उसके लिए एक बैकग्राउंड या प्लॉट तैयार करना ज़रूरी होता है, तो वो यहाँ पर इन्होंने किया। अब हमारी मेन कहानी शुरू होती है। देखिए क्या है, झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। तो समझ में आया, एक गाँव था, उस गाँव में एक किसान रहता था जिसका नाम झूरी था, उसके दो बैल थे हीरा और मोती, जो कि पछाई जाति के थे, हष्ट पुष्ट, तंगड़े और एकदम बढ़िया काम करते थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। कहने का मतलब क्या, हीरा और मोती ये दोनों ही बहुत टाइम से साथ में थे, तो भाईचारा मतलब कि जैसे कि सगे भाई हों, इस तरीके से दोनों में जो है साथ था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते रहते थे, यानी कि
चुप रहकर भी आंखों से या जीभ से चाटना है, सब करना है, तो इस तरीके से एक दूसरे से बात करना, प्यार दिखाना वो करते रहते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते, अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ जाति मानता है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकता है। हम बात कर सकते हैं, कोई और प्राणी, अगर हम पशु पक्षी की बात करें तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, पूरी तरीके से अपने मन की बात को नहीं कह पाता है। तो यहाँ पर जो बोला गया ना, जातियों में, जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य। क्यों? क्योंकि हम सारे जीवों में अपने आप को श्रेष्ठ प्रजाति मानते हैं, लेकिन नहीं, उससे भी कहीं जो बात वो दोनों बैल आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, वो चीज़ हम भी नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर वो बात कर रहे हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? तब भी तो हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि वो दोनों क्या बात करते हैं ये हम मनुष्य नहीं समझ सकते, जबकि हम जीवों में अपने आप को श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। अब भाई हम लोग प्रेम कहकर प्रकट करते हैं, तो उनके प्रकट करने का तरीका अलग था, एक दूसरे को चाटना, सूंघना। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। मतलब होता ना, जैसे भाई भाई आपस में थोड़ा सा हाथ पांव चल जाता है, अरे चलो हटो, ये करो वो करो, तो वैसे वो आपस में सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से ये नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। यानी कि जो मित्र होते हैं आपस में थोड़ा सा धक्कम धुक्की होती है, इस तरीके से वो आपस में सींग मिलाया करते थे। ये नहीं कि गुस्से में या लड़ाई में मिला रहे हो, ऐसा नहीं होता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हम मित्र ऐसा ना करें तो ऐसा लगता है कि अरे ये बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं है। ठीक है, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी को दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक को की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अब क्या होता था, अब चूंकि बैल अगर गाड़ी में जोते जाएं या हल में जोते जाएं, तो ज़्यादातर दोनों की कोशिश ये रहती थी कि जैसे मोती की कोशिश ये रहती थी कि मेरे ऊपर ज़्यादा भार आए, हीरा के ऊपर ना जाए। हीरा की कोशिश रहती थी कि ज़्यादा भार मेरे ऊपर आए, मोती के ऊपर ना जाए। तो एक तरीके से ये दोनों कोशिश करते थे कि दूसरे को तकलीफ ना होने पाए, चाहे मैं उनके बदले में जितनी भी टेंशन ले लूँ या जितना भी भार ले लूँ। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते एक दूसरे को चाट चूट कर उनकी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। यानी कि जब खली भूसा लगाया जाता खाने को उनको, तो दोनों साथ में उठते और साथ में नांद में मुंह डालते, खाते पूरा और एक साथ ही दोनों नांद में हाथ। मतलब इतनी दोनों में घनिष्ठता थी। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी कि एक का पेट अगर जल्दी भर गया तो दूसरा भी अपना हाथ मुंह पीछे जल्दी कर लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम ये क्यों भेजे जा रहे हैं। ससुराल यानी कि जो झूरी की वाइफ थी उसके घर, मायके। ठीक है, मायके, ससुराल भेज दिया। अब गोई का मतलब होता है ये दोनों जोड़ी, हीरा मोती की जोड़ी को, दोनों को कहाँ भेज दिया, झूरी ने अपनी ससुराल। वहां पे उसका साला था गया जो उन्हें ले गया। अब इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये दोनों क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, तो उन्हें ये समझ में आया कि मालिक ने हमको बेच दिया है। अब वो दोनों क्या समझें कि भाई कुछ दिन के लिए भेजा गया है, तो वहाँ काम करके चले आना, लेकिन उन्हें ये समझ में आया कि हमको बेच दिया गया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी कि सीधे का मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि हीरा और मोती को अच्छा लगा बुरा ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन गया जो है झूरी के गांव से अपने गांव तक जब इन दोनों गोई यानी कि दोनों जोड़ी बैल को अपने घर तक ले जाने में उसको दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये दोनों तो हष्ट पुष्ट थे ही, सीधा चलने का नाम ही ना लें, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई तेज भाग रहा है। तो मतलब गया को साध के इन दोनों को गांव तक ले जाते जाते बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पघिया आ पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अगर पीछे से मारता तो एक इधर भागता उधर, आगे से जाकर उन दोनों को खींचता तो वो दोनों पीछे खींचते। तो इस तरीके से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी गया को। मारता तो दोनों सोंग नीचे करके हुंकारते।
अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो। सीधे से पूछते कि अगर हीरा मोती को वाणी मिली होती कि भाई हम दोनों को यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, सीधे पूछ लेते। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, अगर इतनी ये मेहनत से काम ना चलता तो वो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। ठीक है, यानी कि हम तुम्हारी चाकरी करते रहते, तुम मुझे खाना भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, मगर अपने से दूर नहीं करते, क्योंकि हीरा मोती झूरी से भी बहुत प्यार करते थे। हमने कभी दाने चाने की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। यानी कि हमने तो इतनी तुम सारी चीज़ें करी थी, लेकिन तुमने हमको क्यों बेच दिया, ये बताओ। हमने तो कभी तुमको परेशान नहीं किया, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करी, तो बेचा क्यों। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी कि कहाँ, गया के घर पर। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि भाई हमको इस तरीके से घर से निकाल दिया गया। तो पूरा दिन चले थे, भूखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नांद में मुंह, यानी कि खाना नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था, यानी कि झूरी का घर। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे, यानी कि गया के घर में सब कुछ उन्हें नया लग रहा था, कुछ भी उन्हें अपना नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। क्या बात करी नहीं, लेकिन खाना नहीं खाया और चुपचाप लेट गए। जब गांव में सोता पड़ा तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए, यानी कि दोनों जब सब सो गए तो खूब जोर लगाया, तो जिस खूंटे से उन्हें बांधा गया था खूब जोर लगा के वो खूंटा उन्होंने तोड़ दिया और घर की तरफ चल दिए, यानी कहाँ, झूरी के घर की तरफ चल दिए। पग बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, यानी कि जो खूंटा था वो बहुत मजबूत था, किसी को ये लग ही नहीं सकता था कि कोई बैल जो है इसको तोड़ लेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी कि जहां पर उन्हें चारा लगाया जाता है वहां पर वो खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा है, यानी कि रस्सियां लटक रही, क्योंकि उन्होंने वहां से रस्सी तुड़ाई थी, तो वो आधी आधी रस्सी उनके गले में लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, यानी कि दोनों ना कहीं झूरी से थोड़ा सा गुस्सा थे, और ये विद्रोह के कारण और साथ ही साथ प्यार भी था, क्योंकि वो वापस वहाँ अपने घर आ गए थे और झूरी को बहुत प्रेम करते थे, तो एक वो प्यार भी उनके अंदर था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्होंने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब झूरी को भी कहीं ना कहीं अपने बैलों को दिए जाने का बड़ा अफसोस था, तो दोनों को बैलों को देखकर खूब से उन्हें गले लगाया और खूब चूम लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसा पहला नहीं हुआ था, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक जानवर जो है वो इतना स्नेह रखे अपने घर से कि इतनी दूर से वो यहाँ तक चला आए। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना हो चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी कि मान सम्मान देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, तो अभिनंदन पत्र भाई उनके लिए तो ऐसा नहीं कि लिखा हुआ पत्र दो, उनके लिए तो यही सब चीजें कि अच्छी अच्छी वैरायटी में उनको खाना दो, सब अपने अपने घर से अच्छी अच्छी वैरायटी में खाना लेकर आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को कोई साहस ना हुआ, यानी कहने का मतलब है सब उनको एक से बढ़कर एक तारीफ कर रहे थे, सब कर रहे थे और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा था। अच्छा, सब बड़ा प्यार कर रहे हैं, सभी सम्मान दे रहे हैं, लेकिन कोई एक था जो इस चीज से नाखुश था, वो थी झूरी की पत्नी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, क्योंकि वो तो भेजे गए थे उसके मायके उसके भाई की हेल्प करने के लिए और वो चले आए थे, तो इसलिए वो बहुत खफा थी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। भाई उन्हें वहां काम करने के लिए भेजा गया था कि एक दिन काम नहीं किया और चले आए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते, यानी कि चारा नहीं दिया होगा तो इसलिए बेचारे यहाँ भाग आए। झूरी डिफेंड कर रहा था उनको।
स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। वो भी गुस्सा में थी, वो भी बोली कि भाई चारा तुम ही देते हो, बाकी सब तो कुछ नहीं देते। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, यानी कि तुम अपने बैलों को बहुत प्यार करते हो, वो इतना प्यार नहीं करते। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, यानी कि अगर खिला रहे हैं तो खूब रगड़कर काम भी कराते हैं। ये दोनों ठहरे काम चोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे से सिवाय कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब स्त्री भी बहुत गुस्सा थी, उन्होंने बोला ठीक है, सूखा भूसा देंगे, खली वाली नहीं मिलाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं भूसे में। तो उसने बोला ठीक है भाई, वहाँ काम नहीं किया, अब यहाँ पे भी तुमको सूखा चारा मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलाएंगे हम। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका। अब जो चारा लगाता था जो नौकर, उसको साफ ताकीद थी कि सूखा भूसा दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलाया जाएगा। अब बैल ने जैसे ही मुंह डाला, सूखा सूखा भूसा था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूने मजूर ने कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार डालेगी। तो अगर मैं डाल देता तो वो मुझे मार देगी। चुरा कर डाल आ, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। यानी कि क्या है कि तुम, उन्होंने मना किया ठीक है, लेकिन उनकी आंखों से चुरा कर डाल दो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे कि अरे हमने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला जो दृश्य था खत्म हुआ। अब हमारा शुरू हो रहा है दूसरा प्रसंग। क्या दूसरा प्रसंग है? अब एक दिन तो खत्म हो गया, अब दूसरे प्रसंग में दूसरे दिन, क्योंकि भाई गया के यहाँ से भाग तो आए थे, अब गया फिर उनको लेने आ जाएगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। पहले तो ऐसे लेके जा रहा था, अब उन्होंने दोनों को बैलगाड़ी में बांध दिया और लेके चला गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क से खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। भाई मोती हमने कहा, जिसमें मोती और हीरे में मोती जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव था, गुस्सा उसे जल्दी आता था, लेकिन हीरा थोड़ा काम कूल था। तो जब जो है गाड़ी में बांधे गए तो मोती ने कई बार कोशिश करी कि सड़क से नीचे गिरा दो तो उसको चोट आ जाएगी, कोशिश करी, लेकिन हीरा ने ऐसा करने नहीं दिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सी से बांधा, यानी कि क्या किया, गया ने दोनों बैलों को मोटी रस्सी से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उसने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। ठीक है, बाकी बैलों को सब कुछ अच्छे से खली चूनी सब अच्छे से चारा लगा दिया, लेकिन इन दोनों को सूखा भूसा दिया। तो जो तुम भागे थे उसकी ये सजा थी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता था। और यहाँ पर उनको पीटा गया था, क्योंकि जैसे ही वो लेकर आया, जैसे यहाँ पर बोला गया ना कि शरारत का मजा चखाया, यानी कि उन दोनों को ला के और यहाँ पर मारा गया था, क्योंकि वो यहाँ से भाग के गए थे। और फिर खाना भी सूखा दिया गया, और आज तक झूरी ने उन्हें कभी मारा नहीं था। उसकी चिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि जैसे ही अगर झूरी जरा सी टिक टिक करे तो दोनों बहुत तेज, मतलब मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उनकी आवाज इतनी सुनता था। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक ना उठाई, यानी कि नांद की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खाई थी, हल ही ना चलाएं। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब वह निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हीरा को खूब नाक पर मारा तो भाई मोती तो उसका फ्रेंड था, तो मोती को बहुत गुस्सा आया। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब जब अपने उसके दोस्त को मार पड़ी तो वो गुस्सा हो गया, सारा हल वगैरह लेकर भाग गया और सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों वो पकड़ाई में ही ना आते, बड़ी बड़ी रस्सियां थी तो दोनों पकड़ा गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने सीधे कहा कि यहाँ से भागना बेकार है, भागने की कोशिश मत करो। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, क्योंकि मारा था उसने। मोती ने बोला, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। तो उसने बोला कि भाई, हीरा ने कि भाई पढ़ने दो, जब जन्म लिया है बैल के उसमें तो मार तो पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों ने हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ।
उसने मोती ने कहा कि मैं इनको अभी मार सकता हूँ, मगर हीरा ने कहा कि नहीं, चुपचाप खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। मोती ने कहा नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। हीरा बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, यानी कि वो भी पलट कर मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि इस समय टाल दो, ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब क्या है ना, उनको भाई सूखा भूसा दिया गया था तो ये दोनों ने नहीं खाया, सारे लोगों ने खा लिया। एक छोटी सी लड़की आई, हाथ में 2 रोटियां थी, एक रोटी हीरा को दी, एक रोटी मोती को दी। भाई एक एक रोटी से उन दोनों का क्या भला होना था, लेकिन ये रोटी चूंकि प्यार से दी गई थी तो कहीं ना कहीं उनके हृदय को संतृप्त कर रही थी। एक रोटी से इनकी भूख को क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति यहाँ पे भी रहता है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो समझ में आया, वो किसकी लड़की थी, भैरव की लड़की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ भी बहुत मारती पीटती थी। जैसे कि आज आत्मीयता क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे भी उन दोनों बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था और उस लड़की के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। तो एक कहीं ना कहीं दुख का ही एक संबंध बना हुआ था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ये डेली का काम हो गया था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि ये 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हो रहे थे, यानी कि इतना सूखा भूसा दिया जा रहा था, लेकिन उस प्रेम की 2 रोटी से अभी भी ऐसा था कि वो दोनों दुर्बल नहीं थे, यानी कि कमजोर नहीं हुए थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा था, यानी कि शांत थे लेकिन कभी भी वो विद्रोह कर सकते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींगों से उठाकर फेंक दूं? मोती ने कहा कि कहो तो फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, यानी कि मन तो करता है कि उठा के पटक दूं, लेकिन जिसको पटकूंगी उसी की वो प्यारी लड़की हम लोग को रोज में खाना खिलाने आती है। जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी, यानी उनको भी डर था, उस लड़की से प्रेम था। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर उसने कहा कि चलो उसकी बीबी को फेंक देते हैं, क्योंकि वो सौतेली माँ है और उस लड़की को बहुत मारती है, तो उसको फेंक देते हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तो हीरा बोलता है कि भाई औरत जात पर सींग चलाना मना है, औरत को नहीं मारना है, तो तुम ये भूल जाते हो। अब यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी बात कही गई है, एक संस्कार की बात कही है कि औरत पर हाथ नहीं उठाया जाता है। तुमने तो किसी तरह ऐसे निकलने ही नहीं देते, बताओ वो तुड़ाकर भाग चले। तो फिर मोती झल्ला जाता है, कहता तुम तो किसी तरह निकलने नहीं, तो कहो तो अभी ये पगहा तोड़ दें और यहाँ से तोड़कर निकल लें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो हीरा ने कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ कि चलो रस्सी तोड़ के भाग चलते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, ये बताओ। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। तो ये मतलब कि धीरे धीरे इस रस्सी को चबाओ, थोड़ा कमजोर होगी, झटका देंगे तो ये टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती ही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। मोटी रस्सी थी, मुंह में नहीं आ रही थी, चब ही नहीं पा रही थी। फिर सहसा घर का द्वार खुला हुआ लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे को सहलाया और बोली, खोल देती हूँ। वो लड़की रोटी देकर चली गई थी, लेकिन फिर आई। तो दोनों प्रेम करते थे उससे, तो हाथ चाटने लगे। तो वो लड़की ने बोला, खोल देती हूँ, यानी कि रस्सी को खोल देती हूँ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, यानी कि नाक में अगर नाथ डाल दो तो यहाँ रस्सी अगर बांध दी जाए तो बैल ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, क्योंकि अगर ये खींचा जाए तो यहाँ चोट लगती है। तो यहाँ पर नकेल डालने की बात हो रही थी। उसने गांव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। तो लड़की ने वो दोनों रस्सियां खोल दी उन दोनों की, लेकिन वो तब भी नहीं भाग रहे थे, वो दोनों वहीं के वहीं खड़े थे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से बोला कि भाई अब तो रस्सी खुल गई है, तो चलो अब चलते हैं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अगर हम चल देंगे तो ये सब लोग इसको मारेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब यहाँ पे क्या है, अब उस लड़की ने रस्सी तो खोल दी, अब वो दोनों भाग नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम भाग जाएंगे तो सब इस पे शक करेंगे, इस पे शक करेंगे तो इसको ही मार पिटाई होगी, तो इसलिए दोनों खड़े थे। वो लड़की समझ गई तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, यानी कि झूरी के जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। अब जब उसने चिल्लाया तो इन दोनों को होश आया और इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, गया जो है अंदर था, दौड़ा बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वह और भी तेज भागे, अब खूब तेज भागे जा रहे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग में आए उसका यहाँ पता ना था, यानी कि बस वो भागते जा रहे थे, किस रास्ते पे जा रहे थे उनको कुछ पता नहीं। ठीक है, नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना है। भाई वहां से तो भाग लिए, पहले ये था कि भागेंगे तो झूरी क्या जाएंगे, लेकिन अब जो भागे वो एक अनजान रास्ता था। अब उन्हें यहाँ से अपने घर पहुंचने का कोई मार्ग पता नहीं था। अब भागते भागते उन्हें लगा कि अब हम गया से बहुत दूर आ गए, तो एक जगह खड़े होकर सोचने लगे कि अब हमें करना क्या है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती ने कहा, क्यों भागे, वहीं उस गया को उठा के पटक देते, है कि नहीं, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। मतलब मालिक पे सींग नहीं उठानी है, तो इसलिए हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं। तो जहां पर रुके थे उसके जस्ट बगल में मटर का खेत था। अब चूंकि इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, सूखा भूसा मिल रहा था, अब हरी हरी मटर मिली थी, तो खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। बीच बीच में सर उठाते, आहट लेते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी कि अब थोड़ी सी मस्ती होने लगी। पेट भर गया, आज़ादी थी, पेट भरा हुआ था, तो खुश थे, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कहते ना कि मस्ती होने लगी। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह एक खाई में गिर गया। खेत थोड़ा सा नीचे होते, रोड ऊपर होती है, तो जो धक्का दिया तो वो थोड़ा नीचे गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। फिर मोती को लगा कि अरे ये कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है, तो वो थोड़ा सा किनारे हट गया कि भाई अरे कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रसंग खत्म हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम दूसरे प्रसंग में अपना जो है वो फर्स्ट पार्ट खत्म करेंगे। अब क्योंकि मैंने बताया 5 प्रसंग हैं, तो प्रसंग संख्या 3, 4, 5 हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड करता है। और आपको अगर ई नोट्स या ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा 2 बैलों की कथा के सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।